नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आपने 2018 में बेंगलुरु से आई वह तस्वीर देखी होगी जिसमें तमाम विपक्षी नेता एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले संकल्प ले रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन माने जाने वाले कई दल साथ भी आगे थे, लेकिन चुनाव का नतीजा यह आया कि बीजेपी 2014 में जीती 282 लोकसभा सीटों के मुकाबले अकेले दम पर 303 सीटें जीत लाई। अब 2018 की तरह 2023 में भी लगभग वही विपक्षी चेहरे एक बार फिर बेंगलुरु में एकत्रित हो रहे हैं ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। विपक्ष की यह कवायद रंग लाएगी या एक बार फिर सत्ता में मोदी की सरकार ही आएगी, यह तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन विपक्ष सत्ता में आने और सत्ता पक्ष पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर जीत कर आने के दावे करने लगा है। अब जबकि लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा है, तब बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधनों ने मुख्य मुकाबले के लिए अपनी अपनी तैयारी शुरू कर भी दी है। बेंगलुरु में विपक्षी दल एकत्रित होकर बीजेपी को सत्ता से हटाने की रणनीति बना रहे हैं, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के घटक दल एकत्रित हो रहे हैं ताकि एक बार फिर मोदी सरकार की जीत के लिए चुनाव अभियान की रूपरेखा बनाई जा सके। देखा जाए तो मुख्य मुकाबले के लिए तैयारियां दोनों ओर से भरपूर की जा रही हैं। दोनों ओर से सबसे ज़्यादा डोरे छोटी पार्टियों पर डाले जा रहे हैं। छोटी पार्टियों को पता है कि केंद्र की राजनीति में बीजेपी या कांग्रेस के छाते के नीचे खड़े होकर ही बचा जा सकता है। इसलिए छोटी पार्टियां वंचितों और शोषितों की आवाज़ उठाने के नाम पर और संविधान को बचाने की दुहाई देते हुए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार एनडीए या यूपीए के मंच पर बैठ रही हैं। वैसे विपक्ष के पास इस बार नए चेहरे के रूप में नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे तो हैं ही, साथ ही वह अरविंद केजरीवाल को भी कांग्रेस के साथ लाने में सफल रहा है। यही नहीं, केरल में एक दूसरे के दुश्मन और बंगाल में गठबंधन सहयोगी कांग्रेस और वाम दलों के साथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी मंच पर मौजूद है। हालांकि केसीआर, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, मायावती और नवीन पटनायक जैसे बड़े चेहरे इस महामंच से बाहर हैं। इसके अलावा हाल ही में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद इस गठबंधन की शक्ति भले कमजोर हुई है, लेकिन नेताओं का जोश देखकर लगता नहीं कि उन्हें कोई झटका लगा है। बहरहाल पटना के बाद अब बेंगलुरु बैठक में भाग लेने के लिए आए सभी विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए जिस तरह एकता की कस्में खाई हैं, उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि इसकी असली परीक्षा तब होगी जब सीटों के बंटवारे का समय आएगा। खैर, आइए एक एक कर आपको कुछ विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया दिखाते हैं ताकि आप भी उनके जोश का आकलन कर सकें। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है, किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है, तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। कैसे देखने की बात है, सब लोग ये दूसरी मीटिंग है। कई सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं आज की हालत में कि देश की हमारी जो देश का जो चरित्र है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उस चरित्र को बरकरार रखना जरूरी है और उसे मजबूत करना है। आज उसी चरित्र के ऊपर एक बहुमुखिया हमला हो रहा है मोदी सरकार के चलते हुए, तो उससे बचना है तो मोदी सरकार को या भाजपा को सरकार से अलग करना अनिवार्य है। तो उसके लिए किस तरीके से हमारे बीच में सहयोग होगी, वो है चर्चा का मुख्य विषय। देखिए, पहले भी इस तरीके के सवाल आते रहे। 2004 के अंदर आपको याद होगा कौन कौन है वाजपेयी का मुकाबला,
वाजपेयी साहब उस समय सबसे बड़े नेता थे देश के, लेकिन मुकाबला आया ना, 10 साल सरकार बनी ना एक वैकल्पिक, तो वही बनेगी, इस बार भी बनेगी। वो तो उनको तो अब दिखाना है कि कुछ लोग हैं उनके साथ, अब जितने हैं उनके सबसे पुराने सहयोगी वो सब उनको छोड़ गया, शिवसेना छोड़ गई, अकाली दल छोड़ गया, तो अब छोटे मोटे पार्टियां हैं जिसको वो जुगाड़ करके वो बोल रहे कि हम भी एक फ्रंट बना रहे हैं। अब देखें, लोग तय करेंगे कि कौन सी किस फ्रंट को समर्थन देंगे। देखिए, राज्यों के स्तर पे जो भी है परिस्थिति वो रहेगी, और उसी परिस्थिति के अंदर कोशिश यही है कि विपक्ष के वोटों की बंटवारा से फायदा ना पहुंचे भाजपा को। वो किस तरीके से करेंगे हर राज्य के अंदर, उसके बारे में ठोस रूप से चर्चाएं होगी और वो निर्णय लिया जाएगा। बड़ा भाई कांग्रेस ही रहेगा मैं ये एक सब मिलजुल कर रहे हैं, और वो जो भी रहेगा, यहाँ पे बड़े भाई छोटे भाई कोई नहीं है, यहाँ पे सब लोग जुड़वे भाई। ये मत सोचिए कि जो यहाँ बैठक में है उससे बाहर लोगों से संपर्क या उनके साथ कोशिशें आगे नहीं होंगी या कोई दरवाजे बंद हो गए हैं। दरवाजे हमारे खुले हैं, सैद्धांतिक रूप से हमारे मुद्दों पे जो भी मेल रखते हैं, जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वे साथ आएंगे। ये बात तो साफ हो जाती है कि जो प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास भी बहुत घटक दल हैं। छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है, तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।